हेलो एवरीवन। तो ये जीएस का 11 नंबर है, ऑलिव बोर्ड के जो जीएस के क्वेश्चन उनके एनालिसिस का। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये ऊपर लिखे हुए हैं, और इनमें से जो 4 टॉपिक्स हैं ये रिवाइज हो रहे हैं एक तरीके से। इन पर क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो इनको पहले कर चुके हैं, बट इस वाले में भी रिवाइज कर लेंगे। तो इस चीज़ से मैंने एक ये चीज़ गौर करी है कि जो ऑलिव बोर्ड है वो ऐसा करता है कि जो पिछले मॉक में उसने क्वेश्चन पूछे होंगे उसी से रिलेटेड वो नेक्स्ट मॉक में क्वेश्चन पूछेगा। तो जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये 13-14 जो अप्रैल को भी पेपर हुआ था उसमें हुआ था। उसमें जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग से क्वेश्चन आया था, और अभी मैंने 20-21 साल अटैम्प्ट किया था तो उसमें भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन कोई वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड। तो इसी तरीके से अगर आप जीएस के एनालिसिस करते रहेंगे, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगले मॉक में आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। एंड इसी तरीके से आपकी जो जीएस है वो इंप्रूव होती रहेगी। सो अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट एक क्विक वे में रिवीजन होगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में तो वन लाइनर टाइप के होते हैं कुछ क्वेश्चन, देन डिटेल में येलो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले है कि जो रोड एक्सीडेंट 2022 की रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग नेशनल हाईवे में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पे हुए, तो वो हुए तमिलनाडु के राज्य में। मैंने यूपी लगा दिया था गलती से, मतलब गलत था वो आंसर। और यहाँ पे एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि नीलगिरी तहर कहाँ का स्टेट एनिमल है, तो वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, ना कि केरला का। हेमचंद्र गोस्वामी किस स्टेट से संबंधित, तो ये असम से संबंधित है। किस चीज़ के लिए, तो इनको अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला 2023 में। और किस लिए फेमस है, द आर्ट ऑफ ट्रेडिशनल मास्क मेकिंग के लिए फेमस है, इस वजह से इनको पद्मश्री मिला था। तो ये कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है। इसके बाद पहले बैटर कौन है जिन्होंने 50 ओडीआई सेंचुरीज कंप्लीट करी, तो वो है विराट कोहली। और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा जो कि 49 सेंचुरीज़ का था। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 13,000 करोड़ का रखा गया है। कितने 5 सालों के लिए अप्लाई करी गई थी, कौन से 5 साल थे, तो मुझे ये याद था कि ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ 2023 में ही। तो 2023 के अकॉर्डिंग 5 साल जो होते हैं 2023 से लेकर 2027-28 तक का। इसके बाद एम एस सुब्बुलक्ष्मी, तो ये किस म्यूज़िक से संबंधित है, तो कार्नाटिक म्यूज़िक से संबंधित है। आप इसको ऐसे भी जज कर सकते थे कि ये नाम साउथ का है, तो साउथ में कर्नाटक आ जाता है ना, तो कार्नाटिक म्यूज़िक संबंधित है। और इनको भारत रत्न 1998 में मिला था, जो कि पहली म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न मिला। इसके बाद पीएम ने 19th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 इसका इनोग्रेशन किया है। कहाँ पे किया है, तो न्यू दिल्ली में किया है। तो पार्लियामेंट्री की जो स्पीकर समिट होनी है वो न्यू दिल्ली में हुई थी। इसके बाद 1919 में खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था, तो वो बॉम्बे में हुआ था। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी भूल जाता हूँ, ऑप्शन में लखनऊ कलकत्ता भी आता है ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसको आप अपनी तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने बनाया कि मतलब किसी के भी खिलाफ जाओगे तो आपके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जाएगा, खिलाफत के खिलाफ जाने पर बॉम्ब गिरा देते हैं। एशियन गेम्स में 3 मैस्कट थे, चैन चैन, कॉन्ग लियान लियान। तो ये किस चीज़ के टाइप थे, तो ये रोबोट्स के टाइप थे। मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है, तो चैन चैन, कॉन्ग लियान लियान, तो ये रोबोट्स के टाइप हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, तो वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ नहीं होते, वही होते हैं जिनका कोई एक तरीके से बॉडी में होते हैं बट काम नहीं होता, नॉन फंक्शनल होते हैं एंड रिड्यूस इन एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अक्कल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टीथ, बॉडी के हेयर हो गए, अपेंडिक्स हो गया, कॉकिक्स जो हमारे पीछे होती है, टेल बोन। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं कौन से रिलेटेड थी, तो यहाँ पे ये बता दें कि यही है मेरी मिनिस्ट्री का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं यहीं पे अकाउंटेंट हूँ। अरे मुझसे वाला क्वेश्चन गलत हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इससे रिलेटेड स्कीम्स क्या हैं, तो रिलेटेड तीनों थी, और मुझे लग रहा था कि कौन से स्कीम्स में से बंद हो गए। तो जैसे कि PMKVY इसमें नहीं वैसा जा रहा है तो इसको बंद कर दिया गया है, बट रिलेटेड तो रहेगी ना इस वजह से। तो ये तीनों है PMKVY, NAPS, JSS, इसको शॉर्ट में याद करें आप। और तो इसका फुल फॉर्म क्या है, KVY का कौशल विकास योजना, NAPS का नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, JSS जन शिक्षण संस्थान। देन इसके बाद ये रिपीट क्वेश्चन है नोबेल गैसेस का। तो सबसे पहले नोबेल गैस कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप नंबर 18 पे आते हैं, जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी एकदम कंप्लीट होती है, जीरो वैलेंसी होती है। और सब कुछ ही एक तरीके से होते हैं, मतलब अनरिएक्टिव होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, कलरलेस, अडरलेस, सब कुछ होते हैं। और रूम टेम्परेचर पे ये सारे के सारे गैसेज होते हैं। ग्रुप 18 को कैसे याद करना है, तो हेमा, नैना और करीना जीती रहे। और इसी ग्रुप में सबसे आखिरी एलिमेंट जो है वो आता है ऑर्गेनिजन। ये नोबेल गैस नहीं है, ये लिखा है ना सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, जो कि लास्ट एलिमेंट होता है पूरी हमारी पीरियोडिक टेबल का। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर भी इसी का होगा और मास भी इसी का होगा, 118 ये नंबर याद रखना पड़ता है। आखिरी एलिमेंट है ना, इस वजह से। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है वो देख लें। कि हीलियम से जो 2He4 होता है इसी को ही अल्फा पार्टिकल करते हैं, जो कि बम्बार्डिंग के समय यूज़ किया जाता है। और हीलियम को ही हम लोग जो उड़ने वाला बैलून होता है उसमें यूज़ करते हैं। नियॉन की आपने लाइटें देखी होंगी। और आर्गन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अगर किसी नोबेल गैस की बात करेंगे तो वो है आर्गन। यहाँ तक कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद में जो सबसे ज़्यादा आती है वो आर्गन आती है, CO2 से ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा नोबेल गैस की बात करें तो वो है आर्गन। और रेडॉन एक तरीके की रेडियो एक्टिव गैस है। इसके बाद कथकली पे क्वेश्चन आया था, द आर्टिस्ट परफॉर्मिंग अराउंड अ लैम्प एंड द स्टोरी इज नरेटेड बाय द हैंड जेस्चर। तो ये इस चीज़ को बोलते हैं कलसम्स। और ये किस क्लासिक डांस से संबंधित है, तो ये कथकली से संबंधित है। कथकली में ये फेमस कैरेक्टर है ना, ये मास्क,
तो इसको देख के आप कनेक्ट कर सकते हैं, कथकली से रिलेटेड है ये। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट नाम है मैंने वो हाईलाइट कर दिए हैं, वैसे तो खूब सारे हैं। तो मृणालिनी साराभाई, ये एक और क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं, उसका कमेंट करके आप नाम बताइएगा। वैसे बता देता हूँ कि भरतनाट्यम है। उदय शंकर कथकली संबंधित है। आनंद शिवरमन कथकली संबंधित है। IB21 को जो मॉक हुआ था उसमें आया था कि कुछ था क्वेश्चन, उसमें उदय शंकर का नाम था, तो वहाँ से जज कर सकते थे कि वो कथकली का था, और आंसर पूछ रहा था ओडिसी से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। इसी तरीके से याद करना पड़ता है। और एक कलमंडलम, ये आप याद करिएगा के करके, मतलब कलमंडलम ये केरला से संबंधित वर्ड है, या तो मोहिनीअट्टम होगा या तो कथकली होगा। नायर हो गए, मेनन हो गए, सरनेम से भी आप जज कर सकते हैं कथकली या मोहिनीअट्टम में से आंसर होगा। देन इसके बाद ये कुछ बॉडीज़ हैं सेबी, जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब बनी थी? तो 1992 में बनी थी। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये 12 जुलाई 1982 को बना था। RRB रीजनल रूरल बैंक 1975 में बना था, एक एक्ट आया था 1976 में इसके बाद। और RRB का जो पहला बैंक स्थापित हुआ था वो था प्रथम बैंक, पहला बैंक ही प्रथम बैंक था। इसको ये भी क्वेश्चन आया है प्रथम बैंक पे भी। और एक बॉडी थी वो यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, सिडबी। तो सिडबी का गठन कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे। इतना एक हिंट दे रहा हूँ कि सेबी से रिलेटेड ही है, इसी के 2 साल के आसपास से रिलेटेड। सिडबी का गठन कब हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, तो वॉरेन हेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि एबॉलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक, इसने दस्तक को एबॉलिश कर दिया था, क्यों? क्योंकि करप्शन हो रहा था ऑफिशियल्स पे इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड। सबसे पहले तो यही हो गया क्वेश्चन कि दस्तक को किसने एबॉलिश किया? वॉरेन हेस्टिंग से। तो इसके समय काल में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड है वो पढ़ लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1773 से लेकर 1784 तक। 73 से 84 जब ये आया था 73 में, तब एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट। जब गया 1784 में तब भी एक एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो 2 एक्ट इसके टाइम पे आए थे। 2 वॉर हुई थी इसके टाइम पे, पहली मराठा वॉर और दूसरी मैसूर वॉर। इसको ऐसे याद करें, पहली मराठा दूसरी मैसूर वॉर हुई थी। मराठा वाली में ट्रीटी ऑफ सलवाई हुई थी और मैसूर वाले में मैंगलोर हुई थी। मराठा पे तो क्वेश्चन नहीं देखा, बट मैसूर पे क्वेश्चन देखा कि पूछे जाते हैं इसकी ट्रीटी। तो सेकंड वाले में मैंगलोर हुई थी। कब से कब तक हुई? तो 1775 से लेकर 82 तक मराठा हुई थी, 80 से लेकर 84 तक मैसूर हुई थी। टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। रोहिला वॉर इसी के टाइम पे हुई थी 1774 में। इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो ये 3 चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 में इसी टाइम पीरियड में आया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन हुआ था 1784 में, इसी के टाइम पीरियड में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं तीनों। और जो पहला इंडियन न्यूज़पेपर था द बंगाल गैजेट, वो भी इसी के टाइम पीरियड में आया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था 1773 में। और आपको कमेंट बताना है कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। हाँ, लास्ट पूछ रहा हूँ, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग था। और इसी पर रिपीट अभी 2021 वाले जो मॉक हुआ था उसमें भी रिपीट क्वेश्चन हुआ इसी से रिलेटेड। देन इसके बाद नर्मदा तापी, ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसको क्विक में करेंगे एकदम। कि ऊपर विंध्या रेंज है, साउथ में सतपुरा, एस से साउथ, एस से सतपुरा रेंज, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी, विंध्या और सतपुरा के बीच में। और सतपुरा के नीचे बहती है तापी। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन। सोन जाती है गंगा से मिलने ऊपर की तरफ, और नर्मदा जाती है पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ। और बैतुल प्लाटी से निकलती है तापी रिवर। और दोनों की दोनों रिफ्ट वैली पे बहती है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी कौन थी जो एलुवियल सॉइल नहीं बनाती हैं और पेनिनसुलर रिवर थी। तो यही आंसर था इसका। और नर्मदा नदी पे ही हमारा सरदार सरोवर डैम है, और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती हैं समुद्र से। इसमें इंपॉर्टेंट इतना है, इनके भी वो तो पूछी जाती नहीं है जो इनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इसके बाद ये 2 स्टेटमेंट आई थी, तो ये दोनों की दोनों ट्री, तो इनको सीधे सीधे ऐसा समझ लेना है कि जो ज्वार भाटा आते हैं, मतलब कि वो किस कारण से आते हैं? तो सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइड आते हैं। हिंदी में अगर बोले तो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण ज्वार आता है, जो पानी उठता है बढ़ता है। और जो मूवमेंट होता है वाटर में वो क्यों होता है? तो विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु और वायु का वायुमंडलीय दाब के कारण पानी की गति जो होती है उसको प्रोत्कर्ष कहते हैं, इंग्लिश में सर्जस कहते हैं। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी, तो इनको एक बार याद कर लेना है ऐसे ही। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी मैंने यहाँ पे कंप्लीट पूरा बना दिया, नोट्स कंपाइल कर दिए हैं। अलग अलग क्वेश्चन एक बार ऐबक पे आ चुका है, इल्तुतमिश पे आ चुका है, रजिया पे आ चुका है, बलबान पे भी आ गया। तो पूरा तरीके से स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट हो गई है। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। गौरी का स्लेव था ये। तो इसका ये फाउंडर किसका था? दिल्ली सल्तनत का और स्लेव डायनेस्टी का। इसका एक अन्य नाम था लखबख्श। इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, इसलिए इसको सुल्तान नहीं कहते थे। और ये काकी का बहुत बड़ा फॉलोवर था। कुतुबुद्दीन कैसे ऐसे कुछ बख्तियार काकी करके नाम था, तो उसी के लिए इसने कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया था। ये खाली पहली मंजिल बनवा पाया था। कूड़ा लिखा ना शॉर्ट में, क्यू कुतुबुद्दीन ऐबक कूड़ा, इसने पहली मंजिल बनवाई थी। और जो 4 मंजिल ऊपर की हैं वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और इसको एक बार रेनोवेट कराया गया था FST के टाइम पे। FST बोले तो फिरोज शाह तुगलक।
और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1206 से लेकर 1210 तक, बस 4 साल। और 1210 में ये क्या खेलते हुए मर गए थे? चौगन खेलते हुए। चौगन एक कुछ घुड़सवारी जैसा खेल होता है, उसके वो बैठे थे तो गिर गए थे, तो उनकी मौत हो गई थी। खाली हम लोगों को फैक्ट टाइप के जो क्वेश्चन सीधे सीधे तो वही याद करने, कहानी के पीछे जाएंगे तो परमार सर हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, कहानी दिमाग में चलती रहती है इसी के पीछे पीछे। इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड जो था वो हुआ था 1211 से लेकर 1236 तक का। इसने सुल्तान का टाइटल लिया था, इस वजह से इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग है, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, और रियल फाउंडर अगर पूछा जाए तो इल्तुतमिश है, क्योंकि इसने सुल्तान का टाइटल लिया था। इसने कैपिटल को लाहौर से लेकर दिल्ली में शिफ्ट किया था। बैटल ऑफ टराइन इसने ही करी थी, तीसरी वाली। पहली दूसरी हुई थी पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। पहली कौन जीता था? पृथ्वीराज। दूसरी कौन जीते थे? गौरी जीता था। बैटल ऑफ टराइन थर्ड, इल्तुतमिश ने यल्दौज को हरा दिया था। यल्दौज कौन था? यल्दौज गौरी का ही स्लेव था। इसके बाद 1221 में जेंगीज़ खान या मंगोल रूलर था, जो कि केवल इंडिया में आया था, किसी तरीके का अटैक नहीं हुआ था। अराइवल ऑफ इंडिया पहली बार जो हुआ था वो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था 1221 में। कोई अटैक नहीं हुआ इस टाइम पे। इसने क्या स्टार्ट किया था? इक्तिदारी सिस्टम स्टार्ट करी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टंका और जीतल दो तरीके के कॉइन, टंका सिल्वर था, जीतल कॉपर था। जीतल पीतल, पीतल से कॉपर, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसने चहलगनी बनाई थी। चहलगनी बोले तो दल चालीसा, 40 लोगों को एक बॉडी गार्ड ऐसी टीम बनाई थी इसको सिक्योरिटी के लिए। तुर्क चहलगनी जिसको कहते हैं। इसके एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान। तो ये लायक नहीं था, रज़िया सुल्तान लायक थी, तो एक तरीके से इसने एक तरह को हरा दिया। तो रज़िया सुल्तान इसके बाद नेक्स्ट रूलर बनी थी। तो इनसे रिलेटेड एक ही फैक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत तो कौन थी? रज़िया बेगम या रज़िया सुल्तान, 1236 से लेकर 1240 तक। और इनको दल चालीसा में से किसी एक लोगों ने मरवा दिया था। कैथल में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पे इनका टॉम है? तो चांदनी चौक दिल्ली में। इनसे रिलेटेड भी कई कहानियाँ, बट उससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके पति कौन थे, भटिंडा में मारे गए थे, क्या था ये। वो काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बट उससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है कि ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, आंसर टिक होना चाहिए। उसके बाद गयासुद्दीन बलबान, 1266 से लेकर 1287 तक का। बट इनसे इंपॉर्टेंट मतलब इसके बीच में भी दो लोग आए थे, 2-3 लोग 1240 के बाद से। एक बहराम शाह आया 2-3 सालों के लिए। नसीरुद्दीन महमूद, इसका टाइम पीरियड लंबा रहा था 1246 से लेकर 1266 तक। बट ये जो ज़्यादातर डिपेंडेंट था वो किस पे डिपेंडेंट था? अपने वज़ीर यानी कि बलबान पे। और उसके बाद बलबान ही इसको ओवरकम कर गया। दैन इसके बाद बलबान का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है 1266 से लेकर 1287 तक का। सबसे पहले इसने दल चालीसा को ख़त्म किया, क्योंकि दल चालीसा से ही लोग निकल निकल के आ रहे थे। ये भी दल चालीसा में से था, ये भी था, ये भी उसी में से था। इसने सारे बॉडीगार्ड को ख़त्म कर दिया कि एक दूसरे को मारे ना, अपना राजा बन गया। उसके बाद इसने सजदा पैबोस से स्टार्ट किया। इस पर क्वेश्चन है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने स्टार्ट करी? तो बलबान ने स्टार्ट करी थी। नवरोज जो कि पर्शियन का न्यू ईयर होता है, इसने स्टार्ट किया था। इसका टॉम कहाँ है? दिल्ली में। इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले तो ये एक सिपाही म्यूनिटी थी। सबसे पहली यह क्या यही थी? तो ये नहीं थी सबसे पहली थी जो कि हुई थी तमिलनाडु में, वेल्लोर में 1806 में। तो यह क्वेश्चन आया कि सबसे पहली कब हुई थी? तो 1806 में वेल्लोर में हुई थी, तमिलनाडु। जो इसकी प्लान डेट थी वो थी 31 मई 1857, बट स्टार्ट हो गई थी 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गया था एकदम से। तो यही इसके फेलर के कारण भी बना था। दैन इसके टाइम पे मतलब 1857 के टाइम पे कौन सी चीज़ यहाँ पे थी? तो ब्रिटिश क्वीन कौन थी? तो विक्टोरिया थी, ये नाम तो याद ही रहता है। पीएम कौन था उस समय ब्रिटिश का? तो पैमर्स्टन था। तो इसको मैं ऐसे पीएम ही याद करता हूँ, इसमें पी और एम दिख जाता है नाम, तो आपको चमक जाएगा उसमें ऑप्शंस में। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग। इसको वाइसरॉय क्यों नहीं कह रहे हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। मुगल एम्परर कौन था उस समय? बहादुर शाह जफर, जो कि एक तरीके से लीडर भी बनाए गए थे इसी के। इस टाइम पे जो बुक्स लिखी गई थी इसके ऊपर, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये किसने लिखी है? तो ये वीडी सावरकर जी ने लिखी है। इनके नाम में ही वॉर आता है, तो वॉर से आप कैसे कर सकते हैं? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर वॉर। 1857 किसने लिखी है? यानी कि 1857, तो 7 सेन सूर्य सेन, तो SN सेन ने 1857 लिखी है। ये सबसे फेमस किताब SSC की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी है। इसके इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कहाँ से लड़ा था? तो सेंटर ऑफ रिवोल्ट्स एंड लीडर्स, तो दिल्ली से जनरल बखत खान, जो कि बहादुर शाह जफर का एक जनरल था, मतलब उनके बिहार पे उनका कमांडर था, वो लड़ा था बखत खान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। तो दिल्ली से BSZ यानी कि बहादुर शाह जफर हो गया, उनका बखत खान हो गया। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल। इनके पतिदेव को उस समय ब्रिटिशर्स ने मार दिया था, जो कि अवध के उस समय राजा थे, तो उनका नाम क्या था वो आप कमेंट करके बताइए। बरेली, खान बहादुर खान बरेली से, जहाँ से सबको पता ही, रानी लक्ष्मीबाई। और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। और बिहार से भी क्वेश्चन आया हो कि कुंवर सिंह लड़े थे। इसके जो रीजंस रहे थे अलग अलग 1857 के रिवोल्ट के लिए, तो वो देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी लेके आया था, जिसको हिंदी में हड़प नीति कहते हैं।
मतलब जिनका वारिस नहीं होता था उसको उसके राज्य को हड़प लेता था। 1848 में ये नीति को लेकर आया था। सबसे पहला राज्य उसमें जो फंसा था तो वो था सतारा और सबसे आखिरी था अवध। इसके बाद विडो री मैरिज बिल ये लेके इंट्रोड्यूस किया था डलहौजी ने 1856 में, बट पास किया गया था कैनिंग के टाइम पे। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग इंट्रोड्यूस किया डलहौजी ने, पास किया कैनिंग ने। तो ये डॉक्टर और लैब्स तो ये पॉलिटिकल रीज़न था, ये एक सोशल रीज़न था। देन इसका रिलीजियस रीजन था कि क्रिश्चियनिटी को ये बहुत ज़्यादा प्रमोशन दे रहे थे। और एक और आया था कि न्यू राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय। इसकी कहानी सबको पता थी कि कारतूस को वो मुंह से छीलते थे, उसमें कुछ मिलाते थे, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री से हमारे मंगल पांडे जी ने लेफ्टिनेंट बॉक को मार गिराया था, जिसकी वजह से इनको 8 अप्रैल 1857 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। अभी हाल ही की डेट है। देन उसके बाद और भी रीजंस थे जो ये क्वेश्चन आया था उस पर रिलेटेड 4 स्टेटमेंट थी, इसमें से एक गलत थी। तो ये वाली स्टेटमेंट मेरे को पढ़ लेते हैं कि करप्शन एट द लोअर लेवल पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से नए नए सिस्टम ला रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कि ये भी लाया था डॉक्टर ऑफ लैब्स टाइप के। लैंड और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। और क्या था, नहीं जो गलत ऑप्शन है कि पॉलिसीज़ प्रमोटिंग इनटॉलरेंस अमंग वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स। जाहिर सी बात है कि इनटॉलरेंस को क्यों ही प्रमोट करेंगे ये लोग, तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकता था आंसर यहाँ पे। देन इसके बाद है DPSP। तो सबसे पहले DPSP कहाँ से लिया गया था, DPSP आयरलैंड से लिया गया है परमार सर के अकॉर्डिंग। इसमें से रेड उठा लो, RE और D। R से बोले तो मेंबर ऑफ राज्यसभा जो नॉमिनेशन वाले हैं, E से बोले तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और D से DPSP। तो इसमें मैंने सारे आर्टिकल तो वैसे लिखे हुए हैं, बट इंपॉर्टेंट वाले जो येलो येलो पहले हाईलाइटेड है पहले उनको करेंगे, देन स्काई ब्लू वाले करेंगे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। और जैसे आपको कीवर्ड याद करना है कनेक्ट करते हुए, और इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस बार बार पढ़ेंगे अपने आप कनेक्शन बन जाता है एक नंबर के साथ में। 36 37 इग्नोर कर सकते हैं। 38 में वेलफेयर की बात करी गई पीपल के रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड। यहाँ पे स्टेट का मतलब पॉलिटी में हो जाता है पूरा इंडिया के तरीके से, ना कि कोई राज्य। तो 38 में लिखा प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 में सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज को इग्नोर कर सकते हैं। 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 में विलेज पंचायत है। देन 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 44 4 और 4 एक यूनिफॉर्म नंबर दिखता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें। 45 में है अर्ली चाइल्डहुड केयर, कितने साल के बच्चों के लिए, 6 साल से कम बच्चों के लिए। देन इसके बाद 49 नंबर का प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, 50-50 कर देते हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में 50-50 कर देते हैं। 51 रुपये देख करके पीस रखो, शांति रखो, इंटरनेशनल पीस बना रखो 51 रुपये दे। देन 42 में मैटरनिटी लीव। 41 में पहले काम करो, देन 42 में मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। 43 में लिविंग ऑफ वेजेस फॉर वर्कर्स। 43A से वर्कर का पार्टिसिपेशन है, पहले वेज की बात कर रहे हैं, देन उनके पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, देन उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं 43B। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। 45 में चाइल्डहुड की केयर हो गया। 45 एजुकेशन से रिलेटेड है। 46 किसके एजुकेशन की बात कर रहा है, SC/ST की बात कर रहा है। और 45 बच्चों की बात कर रहा है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों की। 47 न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, ये जैसे कीवर्ड है, यही कीवर्ड आएगा। क्या न्यूट्रिशन दिखे तो 47 लगाना है। 48 है, 49 ये थोड़े से आपस में कनेक्टेड है तभी मैंने दूर दूर लिखे हुए हैं। 48 कैसे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। देन एग्रीकल्चर से बोले तो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जरूरी है सेकंड नंबर में। फॉरेस्ट एनिमल से रिलेटेड आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ 43A और ये आपस में कनेक्टेड है। देन प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट का करने के बाद प्रोटेक्शन करो मॉन्यूमेंट्स का भी, तो एक तरीके से ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। 48 हो गया एग्रीकल्चर हस्बेंड्री या एनिमल का, देन उसके उनका प्रोटेक्शन का एनवायरनमेंट का, देन उसके बाद मॉन्यूमेंट के प्रोटेक्शन का। 50-50 कर दो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, और 51 रुपये दे करके पीस रखो। तो एक बार क्विक वे में बोलेंगे एकदम से, तो 38 में वेलफेयर का, 39A में फ्री लीगल एड है, 40 में विलेज पंचायत है, 41 में राइट टू वर्क, 42 में मैटरनिटी लीव, 43 में लिविंग वेजेस, 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है, 43B में उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर है 6 साल से कम बच्चों के लिए, 46 में एजुकेशन फॉर SC/ST है, 47 में न्यूट्रिशन की बात हो रही है, 48 में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है, देन उसका एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है 48A में, देन 49 में मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन है। 50-50 कर दो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में, 51 रुपये दे के इंटरनेशनल पीस रखो। देन इसके बाद है GDP एंड NP, सबसे कठिन टॉपिक इकोनॉमिक्स का। ये मैं भी भूल जाता हूँ, बट इसको मैं रिवाइज करने का ट्राई करूँगा। और जैसे मैंने अपने सर से समझा था, राहुल और सर से मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसी तरीके से मैं ट्राई करूँगा कि आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ और खुद भी समझ पाऊँ। आई होप कि आपको समझा पाऊँ मैं। जस्ट मेनली याद करना है, इसको समझ लेना है कि कैसे कैसे टिक करना है। तो सबसे पहले GDP क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और GNP का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन का बोलेंगे तो टोटल इनकम अर्न विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में विद इन द बाउंड्री। हिंदी में अगर बोले तो सीधे सीधे चाहे इंडियंस हो, चाहे फॉरनर हो, चाहे बाहर वाले, सब लोग काउंट होंगे इसके अंदर।
जीएनपी की अगर बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल इनकम अर्न बाय इंडियंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब भारतीयों के द्वारा। नेशनल की बात हो गई तो भारतीय हो गए हम लोग, चाहे भारत में हो या भारत के बाहर हो, कहीं भी हो, वो सब के सब इसमें काउंट होंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि जीडीपी में चाहे इंडियंस हो चाहे फॉरनर हो सब काउंट होंगे, और जीएनपी में चाहे भारत में रह रहे हो चाहे भारत के बाहर हो, भारतीय होना चाहिए बस वो, तो जीएनपी में काउंट होगा। मैंने इसका एग्जांपल लेके जैसे सर ने बताया तो वैसे समझाता हूँ कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर जैसे कि 10 इंडियन कंपनी है, 7 और इंडियन कंपनी है, 6 इंडियन कंपनी बाहर हैं और 3 यूएसए की कंपनी भी हमारे इंडिया के अंदर में है। तो जो 6 इंडिया कंपनी जो बाहर हैं वो पैसा इंडिया में भेजा करेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में बोले तो फीफा। फीफा याद रखेंगे, फीफा अपने इंडिया के लिए हो गया। जो बाहर की जो भारतीय लोग हैं वो पैसा हम लोग के इंडिया में भेजेंगे, फीफा उसको बोलेंगे, पैसा आएगा। और जो यूएसए कंपनी है ये अपने यूएसए उठा के लेके चली जाएगी पैसा, तो इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीता। तो ये पैसा यहाँ से काट के ले जाएंगे तो उसको बोलेंगे फीता। तो जब डेफिनेशन बताए तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जीडीपी पूछेंगे तो क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग जीडीपी बोलेंगे तो बाउंड्री के अंदर चाहे वो भारतीय हो चाहे वो ना हो, फॉरनर हो, सब के सब काउंट होंगे, यानी कि 10, 7 और 3। तो 10, 7 और 3 तीनों के तीनों काउंट होंगे, जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है वो जीडीपी है। अब इसमें से हमको जीएनपी अगर बताना है तो जो भारतीय हैं सिर्फ उनको देखो और जो फॉरनर उनको हटा दो। तो फॉरनर 3 यूएस वाली हटा दी, और जो 6 भारतीय वाली जो बाहर के लोग भी हैं चाहे कहीं पे भी भारत के बाहर भी वो सब काउंट होंगे। तो 10, 7 और 6 भारत के बाहर वाले सब काउंट होंगे, तो ये बन जाएगा जीएनपी। तो इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे जीएनपी इक्वल टू जीडीपी में से फीफा जोड़ देंगे और फीता घटा देंगे। फीफा जोड़ने का मतलब जो हमारे भारतीय लोग हैं जो बाहर कमा रहे हैं, और फीता बोले तो जो हमारे घर के अंदर जो फॉरनर उनको नहीं जोड़ना, उनको हटा दिया है, फीता काट दिया है। फीता काट देते हैं ना फीता, तो फीफा को जोड़ना है, फीता को काटना है। और इसको मिला करके जो बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इस टर्म को बोलते हैं। तो इसको NFIA होता है शॉर्ट में अगर बोलेंगे, बट इसको मैं नीफा पढ़ता हूँ ताकि बोलने में आसानी रहे। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नीफा, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अभी लास्ट में एक शॉर्ट वे में भी रिवाइज हो जाएगा। तो एक टर्म तो ये हो गया, ये हैशटैग लगा हुआ है ना, तो एक ये याद करना है। देन इसमें जीएनपी में से अगर डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। इस पर भी एक बार क्वेश्चन भी आया था कि जीएनपी से एनएनपी बनाना है तो डेप्रीशिएशन को घटाना होता है। ये दूसरा हैशटैग आपको याद करना है। देन इसके बाद तीसरा है कि मार्केट प्राइस को, मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकाले, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ दो, सब्सिडी हटा दो, मतलब पैसा आने वाली चीज़ को जोड़ दिया गया टैक्स को और पैसा जाने वाली सब्सिडी को हटा दिया गया, तो इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में नेट। तो यही 3 हैशटैग इसमें मेनली याद करने जिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिवाइज करना है, अगर ये समझ गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जीडीपी को एनएनपी बनाना है, तो जी ग्रॉस, ग्रॉस से नेट आना है, तो डेप्रिसिएशन को घटा दो, खाली एक ही चीज़ घटती बाकी सब जुड़ता है। उसका डोमेस्टिक से नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल कैसे आना है, तो नीफा जोड़ दो, नीफा बोले तो फीफा जोड़ो, फीता हटा दो, फीफा बोले तो जो भारतीय बाहर कमा रहे हैं उनको जोड़ दो, और जो घर के अंदर कमा रहे फॉरनर उनको हटा दो, फीता काट दो। देन पी फैक्टर से पी मार्केट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट बनानी है, तो नेट को भी जोड़ दिया था, नेट को जोड़ना है, खाली डेप्रिसिएशन ही घटता है, बाकी दोनों चीज़ें जुड़ रही हैं। अगर इसको समझ गए आप तो देन पूरा एक तरीके से जो अभी ऊपर पढ़ा पूरे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। देन इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये तो रिपीट टॉपिक्स है, 2 टॉपिक बचे हैं इसके बाद, ये एक इसका तो और है सेंसस है, तो इसको बहुत ही क्विक वे में करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल खाली पढ़ेंगे, इससे पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं एक बार। तो 127 कौन सा, एड हॉक जजेस के बारे में बताता है, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन, 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, 140 एंसिलरी पावर्स, 141 एक और एक बाइंड करते हैं सारे कोर्ट्स पे, 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 144 सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ सबकी सब मदद करेंगी, एक की एक बोले तो टॉप पे जो बैठा है सुप्रीम कोर्ट, 145 रूल्स ऑफ कोर्ट, तो 124 से लेकर 147 तक दिया गया सुप्रीम कोर्ट। आराम से अगर बताओ तो 124 में सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो जाएगी, सैलरी की बात जस्ट अगली में बात कर देते हैं। 126 में एक्टिंग जजेस है, 127 बता दिया एडहॉक जजेस, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सीट की बात करते हैं तो 130 में, 131 में ओरिजिनल की बात करता है, 132, 33, 34 एपीलीट ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। पहले सर नॉर्मल केसेस, देन सिविल केसेस, देन क्रिमिनल मैटर्स, इसको ऐसे याद करना है। देन 135 ज्यूरिडिक्शन एंड पावर फॉर फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, ये तो इंपॉर्टेंट है। 137 है रिव्यू ऑफ जजमेंट, अपने रिव्यू जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। 140 बता दिया एंसिलरी पावर्स, बाइंडिंग सारे कोर्ट्स पे, एक और एक 4 को सब बाइंड कर रहा है, एक जो टॉप पे बैठा सुप्रीम कोर्ट है वो। 142 इन्फोर्समेंट करता है अपने ऑर्डर का। 143 जो प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बाइंडिंग है कि नहीं है पिछले जो वीडियो में, तो प्रेसिडेंट पे सलाह बाइंडिंग नहीं होती है, वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिसाइड होता है। देन इसके बाद
ये कब से एग्जिस्टेंट हुआ था? तो 26 जनवरी के बाद 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 से पार्ट 5 में इसके आर्टिकल्स हैं। ये अपनी सैलरी कहाँ से उठाता है? ये अपनी सैलरी कॉन्सोलिडेटेड फंड से उठाता है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 34 जजेस की, 33+1, जिसमें से एक होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मिनिमम एज फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो नो, कोई भी मिनिमम एज नहीं होती। इसी पर रिलेटेड स्टेटमेंट्स आई थी। क्या इसका टेन्योर होता है? तो कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, बस एक ही चीज़ फिक्स है, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल की है। बाकी ना ही कोई मिनिमम एज है, ना ही कोई फिक्स टेन्योर है। और जो आर्टिकल ये रिट जारी करता है वो 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जारी करता है। ये एक बार क्वेश्चन हिस्ट्री पे आया था हमारा ऑली बोर्ड में ही कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, पहली चीज़ तो कि इसमें एटलीस्ट 5 मेंबर होते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा ही होंगे। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि 11 दिसंबर 2023 को एब्रोगेशन कर दिया गया कौन से आर्टिकल्स का? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, तो आर्टिकल 370 और 35A। देन इसका सेंसस काफ़ी बार रिवाइज हो चुका है, इसको बहुत तेज़ी में करेंगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद 7th है। वैसे नॉर्मली ये 15 नंबर का। कब स्टार्ट हुआ था? 1872 से लॉर्ड मायोज ने स्टार्ट किया था, बट पूरा नहीं करा पाया था। तो 1881 में रिपन ने पहली बार फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कराया था। और रिपन को शायद फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस आई थिंक कहते हैं। देन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की? यूपी में, पता ही है। देन महाराष्ट्र आता है, देन बिहार आता है। सबसे कम सिक्किम की है। ये हो गया ग्रीन सिग्नल। रेड मतलब हाई है, हाईएस्ट, और ग्रीन मतलब लोएस्ट है। स्टेट और यूटी दोनों के मामले में लक्षद्वीप में सबसे कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382 ओवरऑल इंडिया की, सबसे कम 17 है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा बिहार में 1106। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। आसाम, आसमान से घिरा हुआ मेघालय हो गया। नाग और ये मणिपुर हो गया। देन ये मिजोरम है, देन ये त्रिपुरा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पे क्वेश्चन आता है। तो लिटरेसी रेट इंडिया कितनी इस समय? तो 74% है, जिसमें से मेल की 82 और फीमेल की 65। इसमें अगर अर्बन एरिया की बात करेंगे तो 87.7 और रूरल एरिया की 73.5% है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? तो 94% केरला में जाता है, केरला स्टेट है। और सबसे कम 64% बिहार में है। इतना तो अभी तो याद हो चुका है। यूटी में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है 92% और सबसे कम है दमनदीप की 76। सबसे कम यूटी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसका सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा है केरला की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ाई है, वहीं से था सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है। 1000 मेल्स पे 1084 फीमेल्स अवेलेबल हैं। सबसे कम हरियाणा में 879 1000 मेल्स पे अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा यूटी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में 1037 और सबसे कम दमनदीप लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो दोनों में ही सबसे लोएस्ट पे है। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 1000 मेल्स बॉयज़ पे 919 फीमेल्स अवेलेबल हैं 2011 के अकॉर्डिंग। और 2001 में इस नंबर था 927, यानी कि घट गया, 927 से 919 हो गया है। और इसमें कौन से एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? तो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे आते हैं। तो हरियाणा में सबसे कम और मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो रहा है। तो ये था आखिरी टॉपिक। सो आई होप कि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ करने को मिल गई होंगी। इस बार थोड़ा लेट आया वाला सेशन, बट कोई ना, नेक्स्ट मॉक में ज़रूर ये रिवाइज मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन इसमें से। एंड बाकी जो ये वाली PDF है, इसकी जो अलग से ग्रुप बना उसमें शेयर हो जाती है PDF। तो टाइमली अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम यूज़र ID आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम में उसमें मैसेज करिएगा। एंड थोड़ा से ये पेड है, क्यों पेड है वो भी वहाँ पे मैसेज पेन है टेलीग्राम में ही, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करना है, बस आप मैसेज करिएगा, आपको पता चल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। एंड तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।